Namaskar dosto. Welcome to Youthquake. This is a podcast which will always talk about one simple premise which is discipline is more important than motivation. हमारा जो ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है उसका मेन लक्ष्य यही है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन से भी। और इसी बात को लेके मैं आगे आज आपको जिनसे मिलवाना चाहता हूँ वो खुद भी इसी बात के मिसाल हैं, जिनका नाम है सौरभ जनागल। ये एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने कॉरपोरेट ट्रेनिंग में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी है। ये कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कहीं ना कहीं इनमें एक फिलैंथ्रोपी वाली फीलिंग भी है जो कि मैं इनके प्रोफाइल को देख के समझ पाया हूँ। आज मैं बहुत प्लेजर फील करता हूँ इनको अपने पॉडकास्ट में लाके, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में जब मैंने इनको इनवाइट किया इन्होंने ये एक्सेप्ट किया। और इनके बारे में मैं एक ज़रूर बात ये कहना चाहूँगा कि ये जिन बातों पे डील कर रहे हैं वो बातें इतनी रेलिवेंट हैं, ख़ासकर हमारे किड्स के लिए, ख़ासकर हमारे टीनेजर्स के लिए जो कि भविष्य बनने वाले हैं इंडिया का। तो ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं आपको वेलकम करता हूँ सौरभ जनागल जी से। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बहुत ही बड़ा बिजी स्केड्यूल है। आपने इतने टाइम से इस लाइन में आप काम कर रहे हैं, मैंने आपका अकाउंट देखा है और आप इतना अपने काम में इतने माहिर हैं, आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया है अभी तक। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका जो इंटेंशन है अपने काम के प्रति वो बहुत ही नोबल है। तो अपन पॉडकास्ट की शुरुआत इस तरह करें कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी ये शुरुआत इस लाइन में कैसे हुई, वो मोमेंट क्या था, वो ट्रिगर मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। Well, thank you so much for inviting me माय here. प्लेजर। And I'm really glad, I'm honored to be very honest. And start इसकी हुई थी कुछ साल पहले। और सच बताऊँ तो पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था, इट इज़ नॉट लाइक कि ये मेरा डिसीजन था। इट इज़ मोर लाइक कि डेस्टिनी हैव चूजन मी फॉर इट, राइट। क्योंकि मेरा कभी भी ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में जाना है, आई हैव टू बी ऑन द स्टेज, लोगों के सामने मुझे सेशंस लेने हैं या कुछ भी। वो अपने आप होता गया। एंड इसकी अगर स्टोरी मैं आपको बताता हूँ तो मैंने बीटेक किया है। आई हैव डन माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब उसमें मेरी जो मोहब्बत थी वो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन मेरी मोहब्बत से शादी नहीं हो पाई, राइट। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ली और कहीं ना कहीं लेना चाहता था मैं मैकेनिकल, बट ड्यू टू सम रीजंस, जो कि फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, जिन्होंने कहा कि यार मैकेनिकल में जॉब वगैरह नहीं है, तो जस्ट स्किप दैट आइडिया एंड फोकस ऑन ईदर कंप्यूटर साइंस और समथिंग इलेक्ट्रिकल टाइप्स। तो आई थॉट कि चलो ठीक है यार, बिकॉज उस टाइम पे मुझे जेन्युइनली कोई भी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। और आई चूज़ दैट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। लेकिन एक महीने में ही मुझे समझ आ गया कि यार सौरभ, दिस इज़ नॉट फॉर यू, राइट। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आफ्टर 1 मंथ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया चीज़ों को, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे बीटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है एज सच, तो ये डिग्री तो नहीं करनी है, बट आई रियली डोंट नो कि मुझे करना क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली फॉर मी, राइट। तो मुझे एकदम आइडिया नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सिर्फ एक्सप्लोर की चीज़ें। आई हैव एक्सप्लोर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हाथ पैर मार के देखा, नॉट एज अ प्रोफेशनल बट एज अ लर्नर, कि मुझे क्या चीज़ समझ आ रही है। देन पब्लिक स्पीकिंग वॉज द थिंग जो इंडस्ट्री मुझे समझ आई, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। और मुझे बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ मिले, मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे रहे, मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। तो इस वजह से आई स्टार्टेड इनटू दिस इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड विद बेसिक सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। उसके साथ मैंने शुरू किया, तो जितना मैंने सीखा उतना लोगों को सिखाना शुरू किया। वहाँ से मैंने एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को शुरू किया बैक इन 2018-2019। तो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड
स्कूल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, व्हेन आई वाज इन 11th क्लास एंड 12th क्लास, हमने स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें करी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया. बट जब मैं खुद उस फेज़ में था, अपने स्टूडेंट फेज़ में, आई हैव डेल्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मेंटली, मेंटल लेवल पे. इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे पेरेंटल प्रेशर होता था या कुछ भी होता था. इट इज़ मोर लाइक कि शायद मैं ना बहुत ज़्यादा सोच लेता था, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है आगे करना क्या है. राइट. राइट. या किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्या होंगी. और उस टाइम पे एक मेन मोटिव होता था कि IIT JEE क्रैक करना है, हैव टू बी इन द IITs. लेकिन अगर नहीं हुए तो क्या, बिकॉज 100% तो कोई भी नहीं जा सकता है ना. ऑफ कोर्स. राइट. सो दैट वाज द रीज़न. कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं खुद ही प्रेशर लेने लगा था, और किसी से बात शेयर ना करना, दीज वर द कॉमन सिम्टम्स एट दैट टाइम. तो उस वजह से मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और मतलब नौजिया होना, बार बार थोड़ा सा पैनिक हो जाना, और हेलुसिनेशंस होना. दीज वर द सिम्टम्स जो कि उस टाइम पे थोड़ा सा ना डिप्रेशन वाला फेस आ गया था. तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार दीज आर द थिंग्स, और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है. तो आई हैव स्टार्टेड विद द स्टूडेंट्स के साथ हमने इंटरेक्ट करना शुरू किया. आई हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप ऑल्सो विद द नेम काम स्पेस. उस टाइम हम उस पर काम कर रहे थे बैक इन 2022. 2022 में हमने उस पर काम किया. हमने कोटा के स्टूडेंट्स के साथ काम किया. तो डिप्रेशन वॉज रियली रियल, स्ट्रेस वॉज रियली रियल. जो कहते हैं ना, स्ट्रेस दो तरीके के होते हैं, वन इज़ गुड स्ट्रेस एंड वन इज़ बैड स्ट्रेस. बट वो गुड स्ट्रेस क्या होता है और बैड स्ट्रेस क्या होता है किसी को नहीं पता. स्ट्रेस अपने आप में ही वर्ड एक नेगेटिव चला जाता था, राइट. और उस टाइम पे हमने कोटा के स्टूडेंट्स पे इतना रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की, और सुसाइड रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे वहाँ पे. यू वॉन्ट बिलीव विशाल, वी वर डीलिंग विद अ केस. हमारे पास एक केस आया था उस टाइम पे. देयर वाज अ स्टूडेंट 16 years ओल्ड, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया नीट का, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शी कमिटेड सुसाइड. कि उनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, शी कमिटेड सुसाइड, बिकॉज दिमाग में यही गया कि अब क्रैक नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट, ज़िंदगी ख़राब है. सिर्फ 16 साल की लड़की थी. द वर्स्ट पार्ट वॉज, उसने सोचा कि उसका एग्ज़ाम ख़राब गया, बट व्हेन द रिजल्ट केम आउट शी क्रैक्ड इट. That is so ironical. आई सॉ हर मदर दैट टाइम. So basically एक mindset ऐसा हो जाता है. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ें हुई, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे लगा कि नहीं यार, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, इसके अंदर काम करना बहुत ज़रूरी है. और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा था. तो इस तरीके की चीज़ें हुई. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द पॉइंट्स. और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया. मतलब इट इज़ नॉट जस्ट इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इट इज़ मेनली कि मुझे लगा कि यार मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा भाई, मुझे करना पड़ेगा. राइट. तो इसी मोटिव के साथ मैंने इसमें चीज़ें शुरू की. हमने स्टूडेंट्स सेगमेंट को भी पकड़ा, एंड देन कॉर्पोरेट्स को हमने पकड़ा, बिकॉज सेम थिंग जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर वन फील्ड, ये हर जगह है. बीट स्टूडेंट, बीट बिजनेसेस, बीट गवर्नमेंट जॉब, बीट प्राइवेट जॉब, इवन हाउस वाइफ्स, राइट. हर जगह है, हर जगह है. तो जितना ज़्यादा इस पे काम किया जाए उतना कम है एक्चुअली. तो हमने कॉर्पोरेट सेगमेंट भी पकड़ा, और स्टूडेंट सेगमेंट में भी हम साथ में काम कर रहे हैं. तो यही रीज़न था कि मैंने इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास नेटवर्क्स अच्छे थे इसको लेके, बिकॉज जो मेरे मेंटर्स थे और जिनसे मैं सीखता गया, वो लोग मुझे बहुत अच्छे मिले. इस इंडस्ट्री ने मुझे लोग बहुत अच्छे दिए. शायद यही रीज़न है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ. ऑफ कोर्स. वो एक्चुअली क्या है कि आप जैसा कह रहे हैं ना कि इट वाज अ ब्लेसिंग दैट यू एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री. आई बिलीव दैट द ब्लेसिंग इज आल्सो विद दोज पीपल हु गॉट एसोसिएटेड विथ यू, because the work which you are doing, it is very relevant.
फिर आप जैसे कहते हैं कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मोहब्बत थी जी। और वो चीज़ नहीं हुई, तो जब ऐसी चीज़ नहीं होती है तो आपको क्या कारण लगता है कि क्यों कोई भी बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाता या फिर कोई और कोर्स नहीं कर पाता? और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स ही होती है जो एक कारण बन सकता है नहीं करने का, और भी कारण होते हैं। बिल्कुल। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं है कि पर्टिकुलरली मैं आपके लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ ये एक जनरल प्रॉब्लम है जी। कि कोई इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाता। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो इस चीज़ को कि ये कारण क्या है जिसकी वजह से लोग अपने ड्रीम्स को चेज़ नहीं कर पाते? विशाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मैकेनिकल करनी थी एंड जेन्यूनली करना चाहता था, बट शायद उस टाइम पे ना देर इज़ लैक ऑफ सम नॉलेज, इंटरनल थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ कमज़ोर था, सेल्फ डाउट ज़्यादा था कि यार इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। सो आई थिंक मेरा थोड़ा सा वो वाला उस टाइम पे इशू था कि मुझे सेल्फ डाउट हो गया था कि यार इतने सारे अगर लोग कह रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई एम टुडे, आई वाज नॉट एट दैट टाइम, ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट ओपन। मुझे बोलने में लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। आई वॉज अ कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो मुझे जो भी कोई कुछ कह देता था मैं मान लेता था या चुप रहता था उस टाइम पे, राइट। सो दैट वाज माय पर्सनैलिटी एट दैट टाइम। इवन आप मेरे स्कूल फ्रेंड से अगर पूछेंगे जो मुझे क्लास 10th से पहले से जानते हैं, वो एक ही बात कहते, सौरभ यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो मुझे भी दिखती है, राइट। तो उस टाइम पे यस देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज, देयर वाज सेल्फ डाउट। उनकी वजह से हम जो चीज़ कहीं ना कहीं करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। बट द बेस्ट पार्ट इज लाइफ के पास बहुत रास्ते होते हैं आपको वहाँ पहुँचाने के जिस चीज़ के लिए एक्चुअली आप बने हो। ट्रू। आज मुझे लगता है शायद मैं मैकेनिकल के लिए बना ही नहीं था। आई वॉज मेंट टू बी इन टू दिस इंडस्ट्री। But then going back, recalling back those moments, do you ever realize that was mechanical engineering really your requirement, or it was something else that you really wanted? See, in life, things so progresses as time progresses. We enter into different directions and we end up thinking that this is what we wanted. Exactly. But do you now in the present situation, do you ever think that thinking about those moments was not required, regretting for the fact that I am not able to do mechanical engineering was not required? Do you have that kind of feeling? To be honest, till date I have zero regrets about anything. मैं regrets लेके नहीं चलता यार। And मैकेनिकल उस टाइम पे now I think because आपने स्टीव जॉब्स के कनेक्टिंग द डॉट्स वाली थ्योरी पढ़ी होगी, जो कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं। आज मैं अपनी डॉट्स कनेक्ट जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट एक्चुअल में मैं वो शायद करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। So basically, if you can pen down the problem, real problem, general that is problems, career guidance, lack of career guidance. And People do you don't think, really know what they want. and do you think that parental environment and the social environment and the environment of school, all these things are also matters which makes the thought process of any individual? Exactly. चीज़ें मैटर करती हैं, नॉट जस्ट पेरेंटल, नॉट जस्ट कि स्कूल वाला, बट आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, कैसे हैं, आपने बचपन से कैसा एनवायरनमेंट देखा है। सी इट इज़ वेरी सिंपल, सिंस मेंटल हेल्थ सारा दिमाग का गेम है, इट इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। आप एक बात समझिए, वी आर नॉट द पीपल जो डिसीजन ले रहे हैं। Of course. मैंने आज कुछ डिसाइड किया, पक्का डिसीजन लिया, दैट इज़ एक्चुअली नॉट माई डिसीजन।
वो मेरी पर्सनैलिटी बनी कैसे, मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिन हालातों में बड़ा हुआ, उन चीज़ों से मेरी वो पर्सनैलिटी बनी। अगर मैं किसी और हालात में बड़ा होता, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती, मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग होता। अगर आज मैंने किसी चीज़ को डिसाइड किया, हो सकता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में मैं डिफरेंट डिसीजन ले लेता, राइट। सो वी आर ऑल पर्सनैलिटीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग से डेफिनेटली कनेक्ट करके बड़े हुए हैं, राइट। So there are two things which is going on in my mind right now based on your inputs. One is that you are saying that everything is universal. The universe is playing the game and you are just a part of it. And second is that you are being the contributor in the leadership process which can maybe rectify the issues related to whatever you have gone through. राइट। सो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह समझूं कि प्रॉब्लम तो रूट कॉज तो है वो चीज़ जहाँ पे हमें इंटरनली चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसको उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी जो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उसमें ये भी आ जाता है कि आफ्टर ऑल अगर बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लीडर्स हु आर इन द करंट सिस्टम। तो अगर मिलेनियल्स ने कोई गलती करी तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जेन अल्फा या जेन जी को उस गलती का परिणाम भुगतने का मौका नहीं दें। मतलब ये एक लेगेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर इस तरह कहें कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉरपोरेट लीडरशिप में गए, अब आप इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाएं कि ये प्रॉब्लम जड़ से मिट जाए, और चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कॉरपोरेट हो या फिर हाउस वाइफ से रिलेटेड हो, ये सब चीज़ों को वो एड्रेस करे। तो जब आप इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो कोशिश है वो सही दिशा में जा रही है, या फिर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए कोई एक्सटर्नल एजेंसीज से या फिर गवर्नमेंट से आपके इस काम के लिए? सी विशाल, अकेला आदमी कितना ही दूर चल पाएगा, राइट। हमें सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होता है। वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। एक अकेला आदमी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। जितना ज़्यादा हमारे पास सपोर्ट रहेगा, अब सपोर्ट किसका आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स लेके आ रहे हो ना, सी जब एक स्टार्टअप शुरू होता है, आप इसको समझने की कोशिश करना, जब एक स्टार्टअप नया नया शुरू हो रहा है, उसमें बहुत सारे एथिक्स होते हैं, सब कुछ होता है कि हमें परफेक्ट लेके जाना है, राइट। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास लोग भी बहुत कम होते हैं, या तो कोई स्टार्टअप हो रहा तो 1 या 2 बंदे या 3 बंदे स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। लेट्स सपोज वो कंपनी को अच्छा ग्रो कर लिया, आप उसी कंपनी के अंदर 50 लोग और काम कर रहे हैं, उन 50 लोगों को संभालना है, बट आर दोज 50 पीपल आर ओनर ऑफ द कंपनी, या फिर वो सिर्फ अपना सोच के चल रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस, वैलिड पॉइंट। देयर इज अ डिफरेंस। अब वो इसको और ग्रो करके ले गए। नाउ इंस्टेड ऑफ 50 देयर आर 500 पीपल जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। सो दोज 3 पीपल जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था, क्या वो उन 500 लोगों को देख सकते हैं एक बार में, या फिर वो मैनेजर्स और कुछ सीनियर अथॉरिटीज़ जॉब पे लगा देंगे जो कि उनको मैनेज करेंगे, राइट। बट क्या वो सीनियर अथॉरिटीज़ जो एज अ जॉब कर रहे हैं, क्या वो अपने आप को कंपनी का ओनर समझते हैं, या वो कंपनी का ओनर है? नहीं है। तो जो एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तीनों ने शुरू किए थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसमें डिसॉल्व होते जा रहे हैं, राइट। दिस इज़ द रीज़न जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यूथ को, आप जब भी कॉलेज से निकल रहे हो, कुछ टाइम के लिए स्टार्टअप्स के साथ काम ज़रूर करो, राइट। अगर आपकी इंटर्नशिप करनी है ना, डोंट गो विद वेरी बिग फर्म्स जिनका बहुत बड़ा नाम है, उसमें कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ आपको करप्शन या फिर बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाएगा एज अ
पानी वाला बन के रह जाओगे, इधर पानी पकड़ा दे, वहाँ पानी पकड़ा दे, राइट? क्योंकि वहाँ काम डेलीगेट किया जा रहा है सिर्फ, इसका काम था हाँ तू कर दे, इसका काम था ये वाला भी तू कर दे, इसका था ये भी तू कर दे। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन एक स्टार्टअप में आपको एक्चुअल में फाउंडर के साथ काम करने को मिल रहा है, एंड उनको अपना बिजनेस अगर ग्रो करना है, वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक एथिक्स के साथ वहाँ काम करते हैं, टीम बॉन्डिंग बना के चलते हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप उस पर बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे अपन एक ह्यूमन एनिमल हैं, सो हम हमेशा से ना एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते रहे हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से विस्तार हुआ समाज का कि हम बंटते गए और एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ठीक है, हेल्पिंग हैंड वाली चीज़ रही नहीं जी। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट सेल्फ, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, एंड हेल्प अदर्स वाली फीलिंग रही ही नहीं। अब इसका कारण एक तरीके से ये भी है कि जो लोग मुखिया हैं कहीं पे भी, किधर भी, जो लोग मुखिया हैं, क्या वो जिम्मेदारी से अपने नीचे वाले लोगों का ख्याल रख रहे हैं क्या? अगर वो अपने नीचे वाले लोगों का, जैसे उनके नीचे मान लो 4 लोग हैं, क्योंकि वो अपने नीचे 1000 लोग, वो तो ओनर हैं, और नीचे 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों का तो ख्याल रख नहीं सकते। तो वो अपने से जो उनको जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जो रिलेटेड लोग हैं, जिनके साथ उन्होंने शुरुआत करी थी कंपनी की, अगर वो उनका ख्याल रखें और वो ट्री चलती रहे गोइंग डाउन, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब सिस्टम में पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, और वो लीडरशिप को कहीं ना कहीं लीडरशिप और अथॉरिटी का जो डिफरेंस ये जो क्रिएट हो चुका है ना, अगर वो समझेंगे नहीं, तो फिर यही होता है कि जो नीचे वाले लेवल पे लोग हैं वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो कॉर्पोरेट की बात हो गई, और ये अगर गवर्नमेंट के लेवल पे अपन लेके जाएं तो फिर वो वहाँ पे भी यही है कि उन राजा का काम है कि प्रजा का ख्याल रखना, लेकिन राजा के नीचे जो लोग हैं और जो ये चेन चल रही है, क्या वो लोग खुश हैं? क्योंकि राजा है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे एमएलए भी है, एमएलए के नीचे जो पंचायत के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं, गांव से शुरुआत होती है, गांव का विकास होगा, फिर वो शहर तक विकास जाएगा। तो गांव में लोग हैं जो कलेक्टर हो गए, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो हो गए, फिर वो ऊपर जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक जाता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर तक जाता है। तो ये जो चेन है, तो ये जो चेन क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे जो नीचे जो लोग हैं उनका अगर वो ख्याल रखें तो वो ऑटोमेटिकली ये चलता नीचे तक आए, और जो नीचे पंचायत के लेवल पे लोग हैं वो लोग भी अपने जो उनसे रिलेटेड, जो उन पे निर्भर है, जो प्रजा, जो जनता निर्भर है, का आम आदमी निर्भर है, तो वो उनका ख्याल रख पाए, उनकी ज़रूरतों को समझ पाए। रूट कॉज तो यही है ना। अब अगर उसको अपन एक हेल्दी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक फैमिली में, एक हाउस होल्ड में एक आदमी काम करता है, नौकरी पे जाता है, उसकी वाइफ भी, आजकल तो वाइफ भी नौकरी पे जाती है, और बच्चे हैं। अब बच्चे ही भविष्य हैं इस दुनिया का। अगर बच्चों का ख्याल रखा जाए तो देश का विकास होना ही होना है। अब बच्चे क्यों डिस्टर्ब्ड हैं? क्योंकि फादर डिस्टर्ब्ड है। फादर क्यों डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और मदर क्यों डिस्टर्ब्ड है? क्योंकि जो फादर डिस्टर्ब्ड है वो मदर का ख्याल नहीं रख रहा। तो ये चेन कनेक्टेड है। तो अगर आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि यही देश को बदल सकती है। क्योंकि अगर आप तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में फ़िलहाल आप इसी चेन में लिमिटेड हैं, लेकिन आपकी सोच मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगती है, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आप भी यही चाहते हैं कि ये अक्रॉस दी जो मेन प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व किया जाए। एग्जैक्टली। तो
आपका मैंने वैसे ये वेबसाइट का भी देखा था कि leadershipnation.in एक वेबसाइट है आपकी। हाँ जी। और एक आप बात करते हैं कि ज़रा सा ब्रेक लिया जाए। तो ये जो दो चीज़ें बहुत रेलेवेंट आपकी सोच से जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। वेल जो ब्रेक की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ माय प्रीमियम ट्रेनिंग सेगमेंट, द इंटरवल। ब्रेक भी ज़रूरी है, राइट। राइट। सो ये मेरा कॉर्पोरेट का एक प्रीमियम सेगमेंट है ट्रेनिंग का, जिसमें मैं फिल्मी थेरेपी का यूज़ करता हूँ। ओके। एंड क्योंकि अच्छा, फिल्मी थेरेपी ना लोगों के लिए बहुत नई है, एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस फिल्मी थेरेपी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी स्टार्टिंग्स में जब मैं सेशंस अटेंड भी किया करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने सेशंस दिए हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे लिए भी हैं, आज भी सेशंस अटेंड किया करता हूँ, बिकॉज लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, राइट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस मैंने बहुत ऐसे देखे थे कि एकदम बोरिंग होते थे, राइट। स्ट्रेस क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, पर्टिकुलरली एक आंसर उनके पास होता था, एंड दैट इज़ इट, राइट। वो एक लेक्चर मोड में आता था। और कॉर्पोरेट्स वाले सेशंस अगर करवा भी रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, तो दैट मीन्स वो अपना पर्टिकुलर टाइम निकाल के एम्प्लॉयज़ को वहाँ बिठा रहे हैं, जिस टाइम पे एम्प्लॉयज़ उन कंपनी का काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको फाइनेंशियली भी मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनर कि वो चीज़ ना ज़बरदस्त होनी चाहिए, फिर एक्चुअल में इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए कि जो टाइम उनका गया है आगे वो चीज़ इतनी मैनेज करके करे कि कवर भी हो जाए और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग होते थे। मैंने मोस्टली जितने लेक्चर्स अटेंड किए थे काफ़ी बोरिंग लगते थे। सो आई थॉट कि यार स्ट्रेस मैनेजमेंट को एज इन बोरिंग क्लास की तरीके से करना ही क्यों है, वी हैव अदर ऑप्शंस, लेट्स बी क्रिएटिव। तब मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया, एंड द इंटरवल लेके आया। द इंटरवल मैंने स्कूल से लिया था, वो जब हमारी इंटरवल होती थी, राइट। तो इंटरवल में हम करते क्या थे, बहुत मतलब जब स्कूल शुरू होता था 3-4 क्लासेस, 4 पीरियड हो जाते थे, देन हमारी इंटरवल होती थी। हम वेट कर रहे होते थे उसका हमेशा कि अब इंटरवल होगी, खाना खाएंगे, अपना बाहर मस्ती करेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, है ना, बातें बातें करेंगे दोस्तों से। तो वो बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इसका नाम था द इंटरवल। ब्रेक भी ज़रूरी है। और फिल्मी थेरेपी कैसे ही इसके अंदर यूज़ करता हूँ मैं, देखो हम आज कितने भी खुद को कहेंगे भाई हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, लेकिन बचपन में किसी ने हॉलीवुड नहीं देखी। हम बड़े हुए हैं बॉलीवुड मूवीज़ देख के, राइट। DDLJ देखी, 3 इडियट्स देखी, ये जवानी है दीवानी देखी। देयर आर मेनी मूवीज़ जो कि बहुत ही आई वुड से लेजेंडरी मूवीज़ रही हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द मूवीज से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, अरे फैमिलीज़ की भी मूवीज़ आती थी, हालांकि आजकल देखने को नहीं मिलती इतनी ये सब, लेकिन बड़े तो ये सब देख के हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर ना वो भारतीय फीलिंग आज भी है कि ये मूवीज़ यार अपनी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो नॉस्टैल्जिया पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। बिकॉज इंडिया इज़ एन इमोशन ड्रिवन कंट्री। ट्रू। इमोशंस हमारे जुड़े किससे हैं, इन मूवीज़ के साथ जुड़े हैं, राइट। तो इन्हीं मूवीज़ से हमने क्या सीखा, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, वैल्यू क्रिएशन क्या हुई, सीखा क्या, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम फिल्मी थेरेपी के अंदर करते हैं। सीन्स को रिक्रिएट करवाते हैं अकॉर्डिंगली, कॉर्पोरेट्स के अकॉर्डिंग करवाते हैं। आपके रोल प्लेज होते हैं, एक्टिंग होती है, गेम्स होते हैं। बढ़िया। सो वैसे भी मूवीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जैक्टली फॉर द ऑडियंस, बिकॉज all the negative things which are happening around, it is कहीं ना कहीं उसका मूवीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। और जो अपन देखते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आप खुद बताओ, जब KGF मूवी आई थी, हर लड़का रॉकी भाई बनना चाहता था एक्चुअली। कबीर सिंह आई, हर बंदा कबीर सिंह बनना चाहता है। बाहुबली आई, हर बंदे को बाहुबली बनना है। कैसे हो रही है? यही तो इन्फ्लुएंस है मूवीज़ का। अभी रिसेंटली वो सैयारा मूवी चल रही है, आपने देखा होगा, उसका कितने सारे रील्स आ रही है, मीम्स आ रही हैं, कितना सारा कंटेंट आ रहा है, राइट। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो पा रहे हैं? इमोशंस। लोग कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ को मूवीज़ की लाइफ से कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मूवीज़
चाहे दी एंड हो जाता है किसी भी मूवी का, लेकिन वो मूवी हमेशा आधी ही होती है. फॉर एग्जाम्पल ये जवानी है दीवानी हम सब ने देखी है ऑलमोस्ट. बनी वॉज अ डिफरेंट करेक्टर, नैना वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट करेक्टर, बट लास्ट में दोनों की शादी हो जाती है एंड द मूवी एंड्स. व्हाट नेक्स्ट? शादी तो हुई है, लाइफ तो पूरी पड़ी है. हाँ राइट Right. हाँ वो स्टोरी नहीं बताते आगे की. एग्जैक्टली. तो उसको भी हम यूज़ करते हैं फिल्मी थेरेपी पे कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर्स किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं. राइट. आप इसको कैसे नरेट कर पाएंगे. अगर आपको इसका डायरेक्टर बना दिया जाए, आप इसको किस तरीके से लेके जाएंगे. बिकॉज हर इंसान की पर्सनालिटी, हर इंसान की लाइफ स्टोरी अलग है. हर एक नरेशन अलग डायरेक्शन में जाती है. राइट. और सीन्स को रिक्रिएट करवाते हैं. राइट. अब सीन रिक्रिएशन से होता क्या है, हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं, मैं वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली मेरे दिमाग में जा रही है. राइट. और जो मेरे दिमाग को इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं ये इसी तरीके से फिर प्रोसेस करता है. तो मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया. इट इज़ मोर लाइक कि बहुत ज़्यादा एंगेजिंग इतना बना दिया दैट यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ. और ये ज़िंदगी ही आपकी मूवी है. इसको ब्लॉकबस्टर कैसे बनाना है, यू आर द हीरो, यू आर द डायरेक्टर. एक्चुअली यू आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन. एग्जैक्टली. उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है. अब जैसे वो आता है ना ऐड की 2 दाने खाओ, वो 2 दाने का आता है. अजय देवगन का एक ऐड आता है गुटखा का. अच्छा. हाँ. और फिर पीता हूँ क्योंकि गम भुलाना है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली इसका प्रभाव तो पड़ता ही है. अब अगर उसी के कंपैरिजन में आपकी ये जो सोच है उसके अकॉर्डिंग आपने एक फिल्मी तरीके से अपनी सोच को लोगों के सामने पहुंचाया, तो लोग पढ़ते कम हैं, बुक्स नहीं पढ़ते और लोगों के पास टाइम भी नहीं है बात करने का. लेकिन ये ज़रूर टाइम है कि वो रील्स देख लेते हैं और अपना टाइम स्क्रीन के सामने ज़्यादा रखते हैं. तो ये आपकी सोच अच्छी है कि आप जिस चीज़ को लोग समझते हैं, जिस इमोशन ड्रिवन जो अपनी कंट्री है, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी सोच को आगे पहुंचा रहे हैं, विच मेक सेंस. राइट. सो आपके अगर लीडरशिप नेशन की जो वेबसाइट है आपकी, उसके बारे में बताइए. ये वेबसाइट आपने क्यों बनाई और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बात की विशाल जी कि सर आप सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक सीमित रहना चाहते हैं या फिर एक ब्रॉड गेम खेलना चाहते हैं. राइट. बिकॉज ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट तक सीमित नहीं है. राइट. तो अगर मैं सौरभ जनागल का यूज़ करता हूँ नाम का, सो आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम अ मेंटल वेलबींग एंड कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी ट्रेनर. लेकिन लीडरशिप नेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सारे सेगमेंट्स को लेके आ सकते हैं, नॉट एट वंस, वन स्टेप एट ए टाइम. राइट. जैसे कि काइजन एक जापानीज मेथड जिसमें बताया गया है कि वन स्टेप एट ए टाइम. अगर मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने लग जाओगे ब्लंडर है. राइट. तो एक बार में एक चीज़ लेके चलो, उसमें कमांड हासिल करो, मूव टू नेक्स्ट, उसको ऑटोमेशन मोड में डालो, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट. सो दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग एंड लीडरशिप नेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसके अंडर में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. वी आर केटरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड वी आर केटरिंग कॉर्पोरेट्स ऑल्सो. और कॉर्पोरेट्स में आप मानो या ना मानो, मतलब ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि ना मानने वाला. वहाँ पे किसी के नाना भी काम कर रहे हो सकते हैं, वहाँ किसी के दादा भी हो सकते हैं, वहाँ किसी के पापा भी हैं, वहाँ किसी का भाई भी है, किसी की माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है. वी आर केटरिंग एवरीवन. तो अगर कोई आपके इस लीडरशिप नेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो आम आदमी को आप इस चीज़ को किस तरह बताना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़ सकते हैं? सी लीडरशिप नेशन वैसे तो आप वेबसाइट जब भी ओपन करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, हर एक चीज़ की जो भी अभी चल रही है. एंड अगर साथ में जुड़ना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, पूरा प्रोसेस होता है. एज अ प्रोफेशनल अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बट एज इन कि आपको
सेशंस अपनी कंपनीज में करवाने हैं या फिर 1-on-1 सेशंस करने हैं, उसके लिए वहाँ ऑलरेडी इंक्वायरी फॉर्म दिया हुआ है. ओके यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, सबमिट इट, एंड आवर टीम विल कनेक्ट विद यू. ओके. बट सपोज कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं करता है, तो डू यू हैव एनी नंबर, हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर जिस पे वो बात कर सकते हैं? वो कहीं मतलब क्योंकि वो डिटेल ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग बात करके ही चीज़ें समझना चाहते हैं. Exactly. तो You can get that number on the website ऑन द only. वेबसाइट. ओके. सो आपके भी लाइफ में इंस्पिरेशन रहे होंगे, जैसे सबके होते हैं. तो आप बताइए, आपके लाइफ में कौन इंस्पिरेशन का काम किया है? To be honest, मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ. बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा है. एंड फिजिसिस्ट हैं, अगर आपको पता हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वेरी फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था. तो ये दो पर्सनालिटीज़ ऐसी थी, सेंस जैसे साइंस बैकग्राउंड से तो हम लोग हैं ही उस टाइम पे, बट उस टाइम पे जो मेन सेलिब्रिटीज़ होते थे, आप देखो ना, उस टाइम पे ये लोग होते थे. उस टाइम पे हाँ, वो एक अलग बॉलीवुड ज़माना हॉलीवुड था, टाइप के राइट. सेलिब्रिटीज़ थे ही नहीं. उस टाइम पे नॉलेज और वैल्यू क्रिएशन की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, राइट. एक्चुअल में हमें वहाँ से सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा था. वैसे रोल मॉडल्स होते थे. एग्जैक्टली. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, नॉट इन पर्सनल लाइफ टर्म्स बट इन प्रोफेशनल लाइफ टर्म्स. एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं, जिनकी उनके काम ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया भारत के लिए, जो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की. एंड थर्ड, मिस्टर रतन टाटा जी, एक हम्बल पर्सनालिटी बट हाईली सक्सेसफुल, बेहिसाब पैसे के साथ भी, बेहिसाब वेल्थ के साथ भी, दुनिया के बारे में उन्होंने इतना सोचा. दैट इज़ समथिंग रियली इंस्पायरिंग. सो दीज आर द 3 पीपल जो मुझे लगता है आउट ऑफ माई फैमिली जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया. अदरवाइज़ मैंने मेरे पापा से बहुत कुछ सीखा है, मम्मी से बहुत कुछ सीखा है, बहन से बहुत कुछ सीखा है, मेरे दोस्तों से बहुत कुछ सीखा है, राइट. दोस्तों का अलग ही कंट्रीब्यूशन रहता है लाइफ में. एग्जैक्टली, बिकॉज आपको नॉनसेंस बातें करनी हो तो किसके साथ करोगे. तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई रहा है जिसने आपकी इस जर्नी में मदद करी हो, लाइक विदाउट कंडीशंस एंड लाइक इट्स नॉट, मदद का ऐसा नहीं होता. नॉर्मली मदद को फिनेंस के तौर पे ही देखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मदद सबसे बड़ी इस तरह होती है कि आपने उसका हौसला बढ़ाया या आपने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया. तो अगर आप याद करना चाहें ऐसे कोई इंसान को जो जिसने आपकी इस जर्नी में मदद करी हो. विशाल जी, मुझे ना टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने प्रोफेशनली मेरी काफ़ी हेल्प की. एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यस, पेरेंट्स तो करते ही हैं सपोर्ट, बट अदर देन दैट मेरी फियांसे ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और मेरा दोस्त है प्रशांत, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. इनफैक्ट हम लोग 3rd क्लास से साथ में हैं, फ्रॉम क्लास 3rd टिल टुडे. इनफैक्ट जो हमने फ्रेंचाइजी की जो मैं बात कर रहा था, फ्रेंचाइजी भी हमने पार्टनरशिप में ही ली है. तो आज हम साथ काम भी कर रहे हैं. और वो एक ऐसा दोस्त है जिसने काफ़ी सपोर्ट किया है शुरू से ही. उसके बाद हाँ, फ्रेंड्स आए, डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं. एंड नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किन के साथ उठते बैठते हो, आपके दोस्त कौन है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, रियली मैटर्स अ लॉट. तो आई वांट से कि मेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसने, जो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, हाँ, बट जो मेरे 4 to 5 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में मेरी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला है. वैसे भी अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. और अगर दोस्त मदद करते हैं तो अच्छी बात यह है कि आप याद करते हैं, आप रिकग्नाइज़ करते हैं. क्योंकि समय के साथ साथ ऐसा भी बहुत बार सुनने को आता है कि जैसे समय बीतता है तो हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे उस सफ़र में कंट्रीब्यूट किया था. तो आपके जीवन के 3 मैजिकल मोमेंट्स क्या रहे हैं? वेल, मैजिकल मोमेंट्स की एक तो
मेरा सबसे अच्छा जो मैजिकल मोमेंट था दैट इज़ मैं पहली बार स्टेज पे जब गया था. और मैजिकल वो इसलिए था बिकॉज दैट वाज अ ब्लंडर. वो Okay. परफेक्ट मोमेंट नहीं था. सो सामने बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे थे. द हॉल वाज ऑफ अराउंड 50 to 70 पीपल. ऑल वर इन द कॉर्पोरेट्स. एंड पहली जो मेरी स्पीच थी 2.5 मिनट में आई कम्प्लीटली फॉरगॉट एवरीथिंग. और स्टेज से मैं वापस आ गया था. वो पहला ही मेरा एक्सपीरियंस था ऑन हाँ. स्टेज प्रोफेशनली. और दैट वाज अ ब्लंडर बट यस दैट वाज मैजिकल बिकॉज वहाँ से सीखा बहुत कुछ कि यार कैमरे के सामने सौरभ कितना ही बोल ले बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज ऑफलाइन प्रेजेंस दैट मैटर्स अ लॉट. और आज जब मैं स्टेज पे होता हूँ विद गॉड ग्रेस मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि यार यू हैव दैट graceful presence on the stage. You carry it with you. Right. Right. आज जब मैं स्टेज पे होता हूँ आई एम कम्प्लीटली fearless. बट जो पहला एक्सपीरियंस था आज भी सोचता हूँ तो लगता है मतलब वो सोच के तो मैं आज भी कई बार नर्वस हो जाता हूँ. वो ऐसा मोमेंट था बिकॉज बहुत प्रिपरेशन करके गया था लेकिन चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाह रहा था. और आई हैव अ टाइम स्लॉट ऑफ 10 minutes बट 2.5 मिनट में आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. Actually, what is really important that you are expressing your vulnerabilities, the things which has happened, which was so, matlab, in some ways it was negative, but still you have the courage to express that because that is also a very brave thing. बिकॉज दैट वॉज मैजिकल मोमेंट फॉर मी. Right. मुझे लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था मेरी लाइफ में. हाँ. एंड दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट. सेकेंड मोमेंट वॉज जब मैं मेरी फियांसे से पहली बार मिला था. तो और वो भी कम्प्लीटली मतलब इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट. पहली बार ही मिले थे. उससे पहले कोई कॉमन बैकग्राउंड्स नहीं कुछ नहीं. दैट वॉज ऑल्सो मैजिकल. और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ. सो दैट वॉज द सेकेंड मोमेंट. और तीसरा मोमेंट काफ़ी सारे हो सकते हैं बट आई एम वेटिंग फॉर दैट वन. Okay. Maybe the universe is planning something. Obviously, the life goes. We are also surprised with things the way it See, progresses. 3 मोमेंट्स की आपने बात की. देयर आर मेनी मोमेंट्स जो कि वी कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स. मतलब बहुत सारी हैं. लेकिन मैजिकल जो मुझे लगता है ना कि जिसने भाई साहब एकदम रोंगटे खड़े कर दिए थे मैं ये ज़िंदगी पलटने वाली चीज़ हो गई. सो एक मैंने आपके साथ 2 मोमेंट शेयर किए. एंड थर्ड आई थिंक जल्दी ही आने वाला है. Okay. और आएगा कैसे मे बी जब हमारी शादी हो रही होगी. Obviously. राइट बिकॉज दैट वॉज कम्प्लीट दैट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग. तो लेट्स सी होपिंग फॉर द बेस्ट. और अभी फेब में ही शेड्यूल हो चुकी है वैसे तो. Great. बट उस टाइम पे क्या फीलिंग रहेगी कैसे रहेगी लेट्स सी. Congratulations to that. थैंक यू सो मच. So, आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहा? टर्निंग मोमेंट अरे ये सवाल आपने पूछ लिया ना. ये थोड़ा सा फनी टाइप्स का भी है. व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैंने आपको बताया कि 1 महीने में मुझे समझ आ गया कि मुझे कॉलेज तो नहीं करना है यार एज सच. बट मैं एक्सप्लोर करने निकल गया था चीज़ें. तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की. मैंने कुछ पढ़ा नहीं उसका एज सच. और इस वजह से मार्क्स मेरे उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर की ही आप बात कर लो 2-2 3-3 नंबर आ रहे थे वो 20 नंबर वाले एग्ज़ाम्स में. सो दैट वाज नथिंग एट ऑल. और शॉर्ट अटेंडेंस 5 सब्जेक्ट होते थे 5 के 5 में शॉर्ट अटेंडेंस. तो हमारी यूनिवर्सिटी डीन ने मुझे बुला लिया एंड उन्होंने पूरे वहाँ मेरा चिट्ठा खोल के रखा हुआ था कितना ये आता है कितना पढ़ता है. एंड दैट वाज द थिंग. तो अब वहाँ पे चीज़ हुई कि ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश
और मैं ना हिचकिचा रहा था बात करने में. हम्म. अब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई हम्म. कि सर ऐसे ऐसे बात है, आई रियली डोंट वांट टू प्रोसीड फर्दर इनटू इंजीनियरिंग हम्म. बिकॉज मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें. हम्म. तो उन्होंने कहा कि यार जस्ट टॉक टू योर फादर, व्हाट आई कैन डू इन दिस. हम्म. मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, तो पापा से भी बात की जा सकती है. अब उनके सामने बेइज्जती तो काफ़ी हो ही चुकी थी, सिंस माई मार्क्स वर नॉट दैट गुड. इनफैक्ट गुड तो मैं बोल भी नहीं सकता, दे आर वर्स्ट एक्चुअली. बट उस टाइम पे ना मेरी इंग्लिश वगैरह कुछ भी सही थी नहीं. हम्म. बहुत टूटी फूटी सी, अजीब सी. होता है ना कि हमें इंग्लिश समझ आती है बट वी रियली कांट स्पीक इट. तो वो वाला सीन था. तो स्पोकन इंग्लिश मेरी ख़राब थी उस टाइम पे. एंड जाते जाते आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम. तो मैंने पता नहीं बहुत अजीब से ही काफ़ी सारे बोल दिया. मतलब पास्ट को प्रेजेंट में जोड़ दिया, प्रेजेंट को फ्यूचर में लेके चला गया, और बहुत ही गंदी इंग्लिश बोल दी. एंड तो उनका रिएक्शन फिर ये था कि सौरभ, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट डोंट स्पीक. और वो लिटरली मेरे दिल पे इतनी लग गई. आई थॉट कि यार आई हैव टू लर्न इट नाउ. और फिर वो सीखने के चक्कर में ही आई हैव जॉइन दिस पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री, एंड देन देयर इज़ नो गोइंग बैक. एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है कि कोई इस तरह की, जैसे कोई कमेंट होता है जो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में भी यही सुना है कि एक ऐसा कमेंट किसी ने उनको बोला और वो कमेंट उनको ट्रिगर किया, और हाँ, फिर उन्होंने अपना लाइफ को टर्न किया. दैट वाज वेरी ट्रिगरिंग. इनफैक्ट आप सोच के देखो विशाल, द यूनिवर्सिटी डीन इज टेलिंग यू दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट डोंट स्पीक. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें हम गए अरे छोड़ यार जाने दे. बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता, बट लगा वो दिल पे बहुत ज़्यादा लगा था. एंड उस दिन से फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार करना पड़ेगा. आई एम ग्लैड कि यू टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड यू वर्कड ऑन इट, एंड फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री. रेस्ट इज हिस्ट्री. एंड इसमें भी मैंने प्रशांत का नाम आपके सामने लिया था, राइट? सो मेरे दो दोस्त थे, प्रशांत एंड विनीत. अब विनीत हमसे थोड़ा सा बड़ा था, 2 साल. सो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. उसका कंपनी में इंटरव्यू होना था. सो प्रशांत और मैं बैठे हुए थे, और विनीत आता है तो एकदम से एंट्री मारे कहता है कि यार मुझे ना इंटरव्यू क्लासेस लेनी है, वहाँ चलते हैं, डेमो क्लासेस है, टाइम पास भी हो जाएगा. अब हम कह रहे हैं भाई चला जाना यार, क्यों परेशान कर रहा है. अब वो भाई भाई करके हमसे तो काम करवा ही लेते हैं, है ना. लड़कों का ये तो है ही कि भाई भाई कह दो और काम करवा लो कुछ भी. तो फिर हम वहाँ चले गए, हमने क्लास वगैरह अटेंड की. 2 दिन की डेमो क्लास थी, मैं प्रशांत विनीत. उस टाइम पे फिर जो सर थे, हमने PSEL इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था हिसार में. पंकज असीजा सर थे वहाँ जो पढ़ाते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते थे, इंटरव्यू ट्रेनिंग्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स. तो मैंने कहा ना, डेस्टिनी हैज़ चूजन मी फॉर इट. लकीली एट दैट टाइम Pankaj Asija sir was the vice president of PSAI. PSAI is Professional Speakers Association of India. Okay. Now it is collaborated with GSF, that is Global Speakers Federation. तो 16 countries के professional speakers का network बना हुआ है पूरा. Okay. And इंडिया के अंदर PSAI Professional Speakers Association of India, उनके वाइस प्रेसिडेंट थे पंकज असीजा सर. एंड व्हेन ही गॉट टू नो दैट हिसार में भी ऐसा बंदा है जो कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम कर रहा है, जाना चाह रहा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मुझे सपोर्ट किया, हैंड होल्ड गाइडेंस जिसको कहते हैं. तो मुझे याद है वहाँ पे एक कॉलेज में उनका सेमिनार भी था. सो ही टोल्ड मी कि सौरभ, यू कम विद मी, असिस्ट मी, और देखो वहाँ जाके हाउ टू स्पीक ऑन द स्टेज, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी द एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन टू दिस इंडस्ट्री व्हेन यू आर ऑन स्टेज. सो ही इंट्रोड्यूस्ड यू टू Exactly. पब्लिक स्पीकिंग मेजरली. उसके बाद ही ऑल्सो सजेस्टेड मी टू
join a workshop. It was not actually a workshop, it was a convention of 2 days, जिसमें GSF जो मैं बता रहा था, तो 16 कंट्रीज़ के प्रोफेशनल स्पीकर्स की दिल्ली में हुई थी बैक इन 2019 आई गेस, उस टाइम पे हुई थी। और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि एक बार जाओ, उस चीज़ को अटेंड करो 2 दिन, एंड आपको खुद पता लग जाएगा व्हाट दिस इंडस्ट्री इज़। वहाँ जो मेरे नेटवर्क्स बने थे वो नेटवर्क्स मेरे पास आज भी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच मिली मुझे इस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे लोग हेल्प करने को रेडी हैं, राइट? बिकॉज एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मुझे हमेशा से मेरे मेंटोर्स ने भी यही सिखाया, ऑलवेज गिव, दो यार, जो तुम्हारे पास है, जितना तुमको आता है सिखा दो। दैट्स व्हाट गुरु डू। तो अगर आप अपने कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, तो आप क्या मैसेज दोगे आउट ऑफ योर इंटायर जर्नी? देखो यार, मेरी जर्नी से मुझे एक ही चीज़ समझ आती है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन। हमें लगता है कि यार दिस इज़ द थिंग जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, जिसको मैं दिल से पाना चाहता था, जस्ट लाइक दैट मैकेनिकल थिंग, बट लाइफ ने मुझे और बेटर दिया, राइट? सो गॉड हैज़ ऑलवेज बेटर प्लान्स, जो कि शायद हम नहीं देख पा रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट पे, बट फ्यूचर के लिए जो हमारे लिए नेसेसरी है, वो भगवान देख रहा है और वही हमको देने वाले हैं, राइट? सो जस्ट बिलीव इन हिम और सेल्फ बिलीव करके चलो, बिकॉज मुझे एक चीज़ समझ आई, सेल्फ डाउट करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? और सेल्फ डाउट में ही अगर ज़िंदगी निकल जाएगी तो सेल्फ बिलीव कभी नहीं बन पाएगा। और जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, आप किसी भी इंडस्ट्री में चला जाओ, यू आर यूजलेस। उस टाइम पे फिर सच में यूजलेस रहोगे यार। तो अगर रियली कुछ करना है, बिकॉज वी ऑल हैव दैट पोटेंशियल, हम सब लोग अपने आप में यूनिक हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन निकल ही आता है हर चीज़ का। सो जस्ट डोंट गिव अप ऑन द थिंग्स, भरोसा करो यूनिवर्स पे, भगवान पे, और चलते चलो। Based on your actually the feedback that you are giving, there is one thing which is going on in my mind, that if a good person is there in a bad environment, he will become bad. And if a bad person is in a good environment, he will become good. Exactly. और आज की जनरेशन जो अब नए सपनों के साथ एंटर करना चाहती है, जो जिन्होंने अभी ड्रीम्स देखना शुरू ही किया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो इतनी स्किल्स उन्होंने प्राप्त कर ली, उन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली, उसके बाद जब वो एंटर करते हैं तो बहुत बार वो अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट दे आर सराउंडेड विथ, राइट? और जो आपका मेन मुहिम है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को लेके, कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी एक पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स या फिर स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट होना चाहिए कॉर्पोरेट का, जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि अभी है नहीं। तो अब जिस दिशा पे आप ये काम कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई भी नया बच्चा पहली बार नौकरी में जाता है तो कुछ टाइम के बाद जो सैचुरेशन या बर्नआउट की फीलिंग उसे महसूस होती है, उसको अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? आई बिलीव कि वो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है उस, अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहा है कि वो ही डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, और he does not have the potential to compete with all the people who are around, तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल डेफिनेटली है, एंड इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि कोई बच्चा नया नया कॉर्पोरेट्स में जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन, अब एजुकेशन सिस्टम पे अगर मैं बात करूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विशाल, एजुकेशन सिस्टम जो मुझे दिख रहा है ख़त्म हो चुका है यार। हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट? वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन द एकेडमिक्स पार्ट, राइट? वेरी व्हाट अबाउट द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पार्ट? वेरी ट्रू।
जब तीनों का कोलैबोरेशन बन के चलेगा ना, तब बच्चा इंडस्ट्री रेडी होता है. एंड मान लो कॉर्पोरेट में वो चला गया, ठीक है, उसका फाउंडेशन नहीं बन पाया उस लेवल का, अब वो कॉर्पोरेट में चला गया, उसका अब एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि या तो वो एकदम बर्नआउट वाली स्थिति में चला जाएगा. हालांकि एकदम स्टार्टिंग में बर्नआउट में नहीं जाते, बिकॉज बर्नआउट इज़ अ कंडीशन जो कि क्रोनिक स्ट्रेस के बाद आती है. ऑफ कोर्स. राइट. तो इतना तो उसने काम ही अभी नहीं किया होगा कि वो क्रोनिक स्ट्रेस वाले फेज में जाए, बट यस, चीज़ों को डील करने की क्षमता पे इम्पैक्ट जा सकता है. राइट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क विद द स्टार्टअप्स फर्स्ट इंटर्नशिप के टाइम पे, बिकॉज वहाँ पे आप प्रॉपर जॉब तो नहीं कर रहे. व्हेन यू आर इनटू इंटर्नशिप, वो एक एक्चुअल में टाइम है जो आपको इंडस्ट्री रेडी कर सकता है. आपको कोई डिफरेंट कोर्स की नीड नहीं है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है. यू जस्ट जॉइन अ स्टार्टअप व्हेन यू आर इन योर इंटर्नशिप फेज. वहाँ पे सीखो, और वहाँ सिर्फ आप अपने काम नहीं सीखने वाले हो, वहाँ पे आप सब कुछ सीखोगे. आप लीडरशिप भी सीखोगे, आप टीम मैनेजमेंट भी सीखोगे, आप हाई अथॉरिटीज़ जो फाउंडर है वहाँ पे, हो सकता है उसके साथ भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, और उनकी थॉट प्रोसेस क्या चलती है वो भी आपको पता लग रही है, और एकदम जो जूनियर्स काम कर रहे हैं उनकी थॉट प्रोसेस क्या है वो भी आपको पता लग रही है. सब लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं. राइट. वो इम्पॉर्टेंट फेज है. तो सौरभ, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि कोई भी एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से ट्रेडिशनली चलता आया गया है, उसमें यही बताया गया है कि हमें मार्क्स लाने हैं 95%, हमें compete करना है फर्स्ट आने के लिए. अभी तक यही बातें चलती आई है, और चलती जिस तरह चल रहा है वो भी आगे चलती रहेगी. लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि हाउ टू फेस योर फियर, जो फियर आपके साथ हमेशा रहेगा, और एंड हाउ टू फेस योर फेलियर. फियर एंड फेलियर, ये दोनों चीज़ें जीवन में रहती ही रहती है. बिल्कुल. उन दोनों चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करोगे, ये कोई एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता. अब अगर किसी भी इंसान को 10 लोगों के सामने ये बोला जाए कि एक सवाल पूछ ले, ये तो सिंपल सी चीज़ है कि एक सवाल ही तो पूछना है, लेकिन उसके पास वो सवाल पूछने से पहले 10 सवाल दिमाग में होंगे कि मैं वो सवाल पूछूं क्या. तो आसपास वाले क्या सोचेंगे, वाले क्या सोचेंगे. जो स्टिग्मा चलता रहता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की खामी है, जिसकी वजह से वो बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल आज तक नहीं बढ़ पाया. बिल्कुल. तो अगर एकेडमिक्स और स्किल्स के साथ इस चीज़ पे भी वर्क किया जाए कि आप भविष्य में अगर फेलियर आता है, सबके जीवन में आता ही आता है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. तो जब फेलियर आएगा तो आपको किस तरह एड्रेस करना है. कोई फियर आता है तो आपको किस तरह एड्रेस करना है, कि आपको ये तो ज़रूर समझना है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक. राइट. और अगर आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो तो यू ओनली हैव टू डील विद इट. बिल्कुल. अब कॉर्पोरेट में तो ये प्रॉब्लम है ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, इनकम की डिस्क्रिमिनेशन है, अनहर्ड एंड अनसीन जो आप आपके प्लेटफॉर्म में बताते भी हैं. आपके मैंने वीडियो देखे जिसमें आप बताते हैं कि पीपल आर नॉट बीइंग हर्ड, नॉट बीइंग सीन. इसका भी एक प्रभाव पड़ता है उन पे कि दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस. बिल्कुल. फिर आपके वीडियो में आपने ये भी बताया कि जब किसी की प्लेट खाली रहती है तब तो पूछा जाता है कि आप कुछ लेंगे. लेकिन किसी का दिल अगर खाली है तो कोई नहीं पूछता कि क्या प्रॉब्लम क्या है. बिल्कुल. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस सोशल मीडिया विच आई हैव रियलाइज्ड फॉर टीनेजर्स एंड किड्स, कि वो बहुत समय इस चीज़ को दे रहे हैं, और इतना समय दे रहे हैं कि वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का मतलब भूल गए हैं. एज इन मतलब अगर आप अपना बचपन देखें, मैं भी अपने बचपन को याद करूं तो ये ज़रूर सोचूंगा कि हमने मिट्टी में एक भी खेला था. बिल्कुल. बिल्कुल. लेकिन आज बच्चे सिर्फ फ़ोन में ही रहते हैं. इवन वाइल हैविंग डिनर वो फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. तो जब एक बच्चा अपने बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक फ़ोन का इतना इंटेक करेगा, तो यू कैन इमेजिन कि उसका मेंटल पीस कहाँ रहेगा, एंड हाउ विल ही फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड गोइंग फॉरवर्ड. तो आपकी जो ओवरऑल ये जो मुहिम है जिस पे आप काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि ये एक पार्ट आपको भी जोड़ना चाहिए जो कि रिलेटेड टू
सोशल मीडिया अब्यूज़ है? यू वुड बी हैप्पी टू नो, खुशी होगी आपको कि वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ स्टार्टअप। हमने कोलैबोरेट किया है एक स्टार्टअप के साथ, जिसमें मैंने जो आपको बताया ना कि एक स्टूडेंट की सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए। ओके ओके। तो हम स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस चीज़ के, वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, ओके, और वो great. पूरा करिकुलम का पार्ट बनने वाला है। बहुत बढ़िया। अभी फ़िलहाल ये पायलट प्रोग्राम चल रहा है, कुछ स्कूल्स हैं जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, Right. और वहाँ पे ये सक्सेसफुली पायलट हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ रिजल्ट्स इसके काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, वेरी नाइस। राइट? तो वी आर स्टिल, बिकॉज पैन इंडिया, वी आर लुकिंग फॉर इट। हम स्कूल्स के साथ जितने ज़्यादा स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं हम उतने करेंगे, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वी हैव वेरी परफेक्ट टीचर्स फॉर दैट। एकदम स्ट्रॉन्ग टीचर्स है हमारे पास, और जिसमें आप सॉफ्ट स्किल्स को भी डील कर रहे हो, आप मेंटल हेल्थ को डील कर रहे हो, आप फिजिकल हेल्थ एंड डाइट को भी डील कर रहे हो, बिकॉज डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। और एकेडमिक्स पे तो फोकस है ही है। तो वी आर डूइंग दिस, और बहुत जल्दी ये एक अच्छे लेवल पे स्केल भी हो जाएगा। वैसे आपके साथ जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले थे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का था, और पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा हुई, एंड इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन, एंड आई thoroughly enjoyed the discussion because it is gonna help the audience, it is gonna help the future of India, and I'm glad कि आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। इट्स माय प्लेजर विशाल। एंड आपको आई एम श्योर अच्छा लगा होगा हमारा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ सौरभ जी थे, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और अपने काम से अपने कहीं ना कहीं वो ऐसा योगदान दे रहे हैं जो भविष्य को बदल सकता है। ऐसा ही पॉडकास्ट हम आगे भी लाते रहेंगे, ऐसे ही मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होते रहेंगे, और ऐसे ही गेस्ट हम लाते रहेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू एक मार्गदर्शन आप सबको दे पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आगे भी आप हमारा चैनल को देखते रहेंगे। थैंक यू।